गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफ़ी दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं। तो कोरोना का तो प्रकोप देख ही लिया होगा आपने कि कोरोना अपना कितना प्रचंड रूप दिखा रहा है। आपकी पढ़ाई बाधित न हो इसके लिए आपकी जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो आज से शुरू की जा रही हैं। ठीक है, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा आज अपना टेंस। टेंस टेंस का मतलब क्या होता है भाई? इसके अलग अलग भाषा में अलग अलग अर्थ होते हैं। टेंस का मतलब होता है लकार भी होता है और काल भी होता है। ठीक है भाई, टेंस का मतलब लकार भी होता है और काल भी होता है। ये जो टेंस होते हैं ये अलग अलग भाषा में अलग अलग प्रकार के होते हैं भाई। टेंस हैं ये अलग अलग जो भाषा होती है उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। बात अपन करें यदि इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भाई होते हैं टेंस 12। ये इंग्लिश का शब्द हो गया, ठीक है ना। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 12, ठीक है ना। ये जो लकार शब्द है ये संस्कृत का हो गया, संस्कृत में होते हैं 5। काल है ये हिंदी का हो गया, हिंदी में होते हैं 3। तो ये जो अलग अलग जो भाषाएं होती हैं उसमें अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि आप अपने से कोई ये पूछ ले कि टेंस मुख्य रूप से कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से बेटा हमेशा 3 ही होते हैं। ठीक है ना, टेंस मुख्य रूप से 3 होते हैं। यदि किसी भाषा का नाम लेकर के पूछा जाए, लैंग्वेज का नाम लेकर के पूछा जाए, तो टेंस होते हैं अलग अलग भाषा में अलग अलग। बात करें अपन इंग्लिश की तो इंग्लिश में होते हैं 12। बात करें अपन संस्कृत की तो संस्कृत में होते हैं 5। बात करें अपन हिंदी की तो हिंदी में होते हैं 3। ये अलग अलग भाषा के प्रकार हैं। अब इसमें जो इंग्लिश में जो पहला जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसको बोलते हैं वर्तमान अनिश्चित काल, या जिसका दूसरा नाम भी अपन बोल सकते हैं साधारण काल। ठीक है, इसकी बात करें अपन हिंदी में पहचान की, तो हिंदी में पहचान होती है इसकी ता है, ती है, ते है, ता है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है हिंदी में पहचान होती है। ता है, ती है, ती ते है, ता है। ठीक है, अंग्रेजी में पहचान या जिसको अपन ये कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य का सूत्र, वो क्या रहेगा वो देखें। इसमें बेटा सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ ही आती हैं। सबसे पहले तो इसमें आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, और फिर ऑब्जेक्ट। अब मेन बात ये होती है कि यहाँ पर जो एस या ई एस है वो किसके साथ लगता है। तो वर्ब के साथ तो लगेगा, लेकिन किन शब्दों के साथ तो एस का प्रयोग करते हैं और किन शब्दों के साथ ई एस का प्रयोग करते हैं। तो इसमें नोट लगा कर लिख लेते हैं। एक वचन जो कर्ता होता है, एक वचन कर्ता कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन ने।
के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस तथा बहुवचन जो कर्ता होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे, इनके साथ किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक वचन जो कर्ता होते हैं वो होते हैं हमारे ही, सी, इट या वन नेम, इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। और जो बहुवचन कर्ता होते हैं वो होते हैं हमारे आई, वी, यू और दे, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब इसी में दूसरी बात आती है कि भाई एक वचन कर्ता के साथ एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, तो एस का प्रयोग तो किन के साथ लगेगा और ईएस का प्रयोग किन के साथ लगेगा, वो भी एक विशेष नोट के माध्यम से हम समझ लेते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में, इस चीज को ध्यान में रखना है, यदि किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, सी, एच, एक्स, ओ और जेड हो तो किसका प्रयोग करते हैं अपन, वो तो ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी सभी के साथ केवल एस का प्रयोग, बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एस का प्रयोग करते हैं। इसको एक बार दोबारा से देख लो। यदि किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, सी, एच, एक्स, ओ और जेड ये हो तो अपन करेंगे ईएस का प्रयोग और बाकी सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, केवल एस का प्रयोग। ठीक है, ये तो थी हमारे प्रेजेंट जो इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसकी अपन हिंदी में, अंग्रेजी में पहचान। अब बात करते हैं अपन साधारण वाक्य की। तो साधारण वाक्य अपन कैसे बनाएंगे उसको अपन अभी बढ़ाते हैं। जैसे जो हमारा साधारण वाक्य है या जिसको अपन सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं, सकारात्मक या सिंपल सेंटेंस, इसका भाई सूत्र तो क्या था, सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट, यही था ना। अब अपना जो हिंदी का जो वाक्य है उसको अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। ठीक है, सेंटेंस क्या हुआ हमारा, अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाता है। तो सबसे पहले तो अपने किसकी पहचान देखनी है, सबसे लास्ट में क्या है, ता है। जो ता है वो हमारा कौन सा टेंस की पहचान है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, साधारण वाक्य है या सिंपल सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। इसमें जो हमारा हिंदी का वाक्य है इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो सब्जेक्ट
एस का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मिलता है इसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका शुद्ध रूप करेंगे तो आएगा पढ़ाना। और बेटा जिस भी किसी शब्द के अंत में ना आ जाए वह हमारी क्या कहलाती है, वर्ब कहलाती है। तो ये हमारी क्या होगी, पढ़ाना वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हमारा सूत्र है, सूत्र में सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है। केवल एक चीज का ही अपने को यहाँ पर चेंजमेंट करना है कि जो यहाँ पर दूसरे नंबर पर जो ऑब्जेक्ट था उसको अपन सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, या अपन ये कह सकते हैं कि जो वर्ब है उस वर्ब को पहले लेके आएंगे, क्योंकि उसमें ऊपर सूत्र दे रखा है, ठीक है ना। सूत्र के हिसाब से बनाएंगे। तो सूत्र में सबसे पहले क्या है भाई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है, हो गई सब्जेक्ट। फिर इसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है। तो वर्ब क्या है यहाँ पर, पढ़ाना, और पढ़ाना को क्या कहते हैं, टीचर, सॉरी टीच, ठीक है, टीच। अब अपने को ये देखना है कि भाई यहाँ पर एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, पहले तो ये देखना है। इसके लिए अपने को कर्ता देखना पड़ेगा। कर्ता क्या है, द टीचर, टीचर क्या है, एक वचन, और एक वचन के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एस या ई एस का। ये तो कन्फर्म हुआ कि यहाँ पर एस या ई एस में से कोई ना कोई चीज़ लगेगी, या तो एस लगे या ई एस लगे। अब दूसरी बात कि यहाँ पर एस लगेगा या ई एस लगेगा, इसके लिए मैंने आपको विशेष नोट में लिखवाया था कि यदि किसी शब्द के अंत में एस, डबल एस, सी, एच, एक्स, ओ और जेड, ये 7 शब्द हों तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का, बाकी के साथ एस का प्रयोग। तो यानी कि यहाँ पर द टीचर एक वचन है, तो एक वचन के लिए एस या ई एस का प्रयोग तो करेंगे। ये तो कंफर्म होगा कि यहाँ पर एस या ई एस लगेगा। अब दूसरी चीज़ कंफर्म करने के लिए इसका लास्ट शब्द देख लो। लास्ट शब्द क्या है, ई एस है, सॉरी एच है, और एच हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। तो ये होगा टीचेज, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पर आ गया इंग्लिश। तो वाक्य हुआ हमारा द टीचर टीचेज इंग्लिश, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है तुम खाना पकाते हो। यहाँ पर पहचान तो वही है, ता है, ती है, ते है, ता हो, ठीक ना, ते हो। तो तुम खाना पकाते हो, तो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है, इसका सिंपल टेंस है, ठीक है। इसके नीचे अपन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये तो क्या हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, इसका वर्ब हो गया। तो सूत्र में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब है, वर्ब क्या है, पकाना, पकाना को क्या कहते हैं, कुक, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर एस या ई एस लगेगा, बी लगेगा, इसका जो डिसीजन है वो इस वाक्य का कर्ता करेगा। कर्ता क्या है, यू, यू क्या है, बहुवचन, और बहुवचन हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर न तो एस लगेगा और न ही ई एस लगेगा, यहाँ पर न तो एस लगेगा न ही एस लगेगा। क्यों, क्योंकि यू क्या है हमारा बहुवचन, और बहुवचन के लिए केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर कुक का क्या जाएगा, कुक, और फिर खाना को क्या कहते हैं, फूड। यहाँ पर खाना ईट नहीं, क्योंकि ईट करोगे तो फिर वो वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। और एक साथ 2 वर्ब नहीं आ सकती हैं, मतलब प्रीपोजिशन का प्रयोग करके तो आ सकती हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग करके तो 2, 3, 4, 5 वर्ब जितनी भी आ सकती हैं, लेकिन विदाउट प्रीपोजिशन एक साथ 2 वर्ब का प्रयोग नहीं कर। तो ये खाना क्या है, भोजन है, भोजन को क्या कहते हैं, फूड। तो यहाँ पर आ जाएगा यू कुक फूड। अगला अगला है राधिका दूध मथती है। पहचान तो वही आ गई, ता है, ती है, ते हैं, साधारण वाक्य है। इसके नीचे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, तो सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आ जाएगा सब्जेक्ट,
फिर मथना, मथना को कहते हैं फैट्स। ठीक है, यहाँ पर देखो एस या एस आएगा कि नहीं आएगा। एस या एस का जो डिसीजन है वो हमेशा ही कौन करता है, वाक्य का सब्जेक्ट करता है। सब्जेक्ट इसका राधिका है, राधिका क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एस या एस का। तो यानी कि ये तो निश्चित होगा कि यहाँ पर एस या एस का प्रयोग आना है, लेकिन एस या एस के प्रयोग में से आएगा क्या, वो अब ये जो वर्ब है इसका जो लास्ट शब्द है वो डिसीजन करेगा। इसके लास्ट में है एच, और एच हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का। तो यहाँ पर हो गया ई एस। ठीक है, और फिर मिल्क, तो ये बन गया राधिका फैचेज मिल्क। ठीक है, इस तरीके से अपने जो बाकी के जो सेंटेंस है वो आ जाएंगे। इसी प्रकार से अपने जो बाकी की सेंटेंस है उसको बना लेंगे। ठीक है ना, तो मैं आपको कुछ जो होमवर्क है वो मैं दे देता हूँ। ठीक है भाई, मैं 3 सेंटेंस तो मैंने आपको समझा दिए थे। ठीक है ना, बाकी के जो 7 सेंटेंस हैं ये आपको करने हैं। तो जो चौथा सेंटेंस है वो है माता जी कपड़े धोती है। 5वां है वह मैदान में क्रिकेट खेलता है। 6ठा है कारीगर इमारत बनाता है। 7वां है पिताजी खेत में घूमने जाते हैं। 8वां है माली पौधों में पानी देता है। 9वां है दादाजी हुक्का पीते हैं। और 10वां है सलीम पुस्तक लिखता है। ठीक है भाई, तो ये आपको जो 7 हैं ये तो आपको करने हैं। इनमें से अगर कोई नहीं समझ में आया तो आप कल बता देना, कल इसको क्या कर देंगे, समझा देंगे। अच्छा, ये तो थे हमारे साधारण वाक्य। अब बेटा इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, उसको और समझा देते हैं। अगला जो सेंटेंस है वो है हमारा नेगेटिव सेंटेंस।
जिसको बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका जो एक सूत्र है वो है हमारा सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाती है भाई यहाँ से, डूडल्स, ठीक है ना, और फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। देखो थोड़ा सा अलग हटके है ये। जैसे ही हमारा प्रेजेंट सिंपल का नकारात्मक वाक्य शुरू होता है तो वहाँ से हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रियाएं हैं, वो शुरू हो जाती हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र है वो है सबसे पहले तो सब्जेक्ट, फिर इसमें हेल्पिंग वर्ब। देखो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर डू और डज। इसका अपने को प्रयोग बताएंगे अपन, डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं और डज का प्रयोग किसके साथ करते हैं। फिर है इसमें नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो बात इसकी करते हैं अपन डू और डज की, कि डू का प्रयोग तो किसके साथ किया जाता है और डज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो एक वचन जो कर्ता होते हैं, एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट, वन नेम। इसके साथ तो किसका प्रयोग करते हैं अपन? डज का, ठीक है। और जो बहुवचन जो कर्ता होते हैं, बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू और दे। इनके साथ करते हैं अपन डू का प्रयोग, ठीक है भाई। एक वचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ करते हैं अपन डज का प्रयोग। तो एक वचन कर्ता मैंने पहले भी लिखवा दिए थे सिंपल सेंटेंस में, ठीक है ना। तो एक वचन कर्ता हमारे फिक्स हैं, ही, सी, इट और वन नेम। इनके साथ तो डज का प्रयोग। और जो बहुवचन जो कर्ता होते हैं उनके साथ करते हैं अपन डू का प्रयोग। पिछले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में अपन सिमिलरिटी देखें तो देखो वहाँ पर एक वचन जो करता था, ही, सी, इट और वन नेम, उनके साथ एस या ई एस का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर भी भाई देखो डज है ना, इस डज के साथ क्या आ रहा है? ई एस का प्रयोग आ रहा है। तो जिस भी सहायक क्रिया के अंत में एस हो वो हमेशा किसके साथ आएगी? एक वचन के साथ। और जिसके साथ एस नहीं हो वो किसके साथ आएगी? बहुवचन कर्ता के साथ। तो एक वचन कर्ता के साथ तो अपन डज का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन जो करता है उनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? डू का। ये तो होगी सहायक क्रिया का क्लासिफिकेशन हो गया कि सहायक क्रिया का प्रयोग किन किन के साथ करते हैं। अब बात करते हैं अपन इस नोट की। तो ये आ जाएगा विशेष नोट में। जो नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के द्वारा तथा मुख्य क्रिया से पहले अर्थात हमेशा तीसरे स्थान पर किया जाता है। इसको भी एक बार ध्यान से समझना कि विशेष नोट में है जो नकारात्मक है, तो आपको पता है नकारात्मक है तो नोट का प्रयोग तो आएगा। और ये भी एक क्लियर है कि नकारात्मक है नोट आएगा, तो नोट नकारात्मक वाक्य में आएगा। तो जो नकारात्मक वाक्य है उसमें नोट का प्रयोग है वो ध्यान देना सहायक क्रिया के तो बाद। देखो डू और डज सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया के तो क्या आ रही है? बाद में आ रही है, ठीक है ना। तो नोट का नकारात्मक वाक्य में नोट का प्रयोग सहायक क्रिया के तो बाद, और जो मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब है इससे पहले।
अर्थात हमेशा तीसरे स्थान पर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर पहले नंबर पर तो क्या आया है, सब्जेक्ट 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर सहायक क्रिया और तीसरे नंबर पर नोट। तो देखो नोट हमेशा तीसरे नंबर पर, 1 2 और 3 नंबर पर नोट, फिर 4 नंबर पर वर्ब और 5 नंबर पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा नोट लिख देता हूँ। डू और डज है, ये जो सहायक क्रिया है डू डज, इसके साथ हमेशा ही इसका ध्यान रखना। जैसे मैंने यहाँ पर हमेशा, यहाँ पर भी हमेशा ही शब्द लिखा है हमेशा, और यहाँ पर भी क्या लिखा है हमेशा। और जहाँ पर हमेशा शब्द आ जाए तो इसका मतलब ऑलवेज या फॉरएवर, इसका मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो वहाँ पर विशेष नोट में यानी कि नोट का प्रयोग में लिखवाया था, अगर नोट का प्रयोग हमेशा ही तीसरे स्थान पर किया जाता है। ठीक है, और एक्सटर्न है डू डज एक ऐसी सहायक क्रिया है जिसके साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। जो डू डज है ये एक ऐसी सहायक क्रिया है जिसके साथ हमेशा ही किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो साधारण वाक्य मैंने आपको समझा दिए, उसके एग्जाम्पल दे दिए। नकारात्मक वाक्य है, इसका मैंने जो शुरुआत का जो फाउंडेशन था, स्ट्रक्चर था, वो समझा दिया। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन कल करवाएंगे। ठीक है, समझ में नहीं आए तो बोल देना, ठीक है ना, कोई दूसरा तरीका अपना लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और कोरोना से बच करके रहना, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।